2013 से हमें आज हम करेंगे इको सिस्टम में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में। फूड चेन की बात हो रही है यहाँ पे। देखो फूड चेन, अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यार, फूड चेन मैंने बता रखा है कि नहीं? क्या क्वेश्चन आया है फूड चेन से? जल्दी जल्दी कमेंट करो थोड़ा सा, आज यहीं पे टेस्ट हो जाए आप लोगों का। ठीक है, नीचे वाली श्रृंखला जो है, हाँ मल्टीपल टाइम्स आया है। फिर से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव को अपघटक यानी डिकम्पोज के रूप में माना जाता है? वायरस क्या डिकम्पोज करता है क्या? चीजों को सड़ाता गलाता है क्या? नहीं, वायरस नहीं करता। पर कवक और जीवाणु करता है। हलवा क्वेश्चन। वायरस अपना सिर्फ मल्टीपल टाइम्स ग्रो करना है उसको, है ना। कोई भी मरे हुए जानवर में वायरस भी ना लगेगा, कवक, फंगी और बैक्टीरिया लगेगा ताकि डिकम्पोज कर सके, है ना। चलो, तो डिकम्पोजर कौन कौन है? बैक्टीरिया है और कवक है। ठीक है, एक्सटर्नल डाइजेशन का उपयोग करते हैं ये पदार्थों को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, और मिट्टी में मिलाकर पुनः चक्रित करते हैं, यानी उस साइकिल में फिर से बैलेंस कर देंगे उसको साइकिल में लाकर। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट जो मतलब ये जो आपका ऑप्शन था बैक्टीरिया और फंगी, ये दैट्स वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेट्रीवोरस, अब थोड़ा सा वो देखो, डेट्रीवोरस किसको कहते हैं? अपरदर अपरद सॉरी अपरद भक्षी। ये जीव अपघटों के समान काम करेंगे, यानी वो भी तोड़ेंगे और लेकिन कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर के भीतर पचाते हैं। यहां देखो, यहां पे क्या था, एक वर्ड था बाह्य पाचन, एक्सटर्नल डाइजेशन की बात थी। डिकम्पोजर जो होते हैं, इस पे गौर करना। डिकम्पोजर जो है, इनका जो पाचन हो पदार्थों को तोड़ने के लिए एक्सटर्नल डाइजेशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपरदभक्षी जो है, डेट्रीवोरस जो है, ये शरीर के भीतर उसको इनर डाइजेशन का यूज किया जाए। तो ये बड़े कार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अपघटकों के लिए सुलभ बनाते हैं। अर्थवॉर्म, वुड लॉस एंड क्रैब, केकड़ा। अब ये इसके एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई फ्रेम हो सकता है, जो पोटेंशियल हो सकता है, वो होगा कि भाई किसका कौन सा एग्जाम्पल है। डिकम्पोजर का एग्जाम्पल कौन है? डेट्रीबोरस का एग्जाम्पल कौन सा है? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक शरीर के अंदर जो अपघटक पदार्थ को तोड़ने के लिए एक्सटर्नल डाइजेशन का प्रयोग करेगा, ये इंटरनल करेगा। बस ये तीन लाइन ही जानना था। ठीक है, ये देखो, आप इसको आराम से कर सकते हो, एग्जाम्पल दे दिया है ना। अच्छा, अब आ जाओ स्कैवेंजर, मैला ढोने वाले, है ना। ये जीव, ये वो जीव होंगे जो मृत जीवों के अवशेषों को पहले उपभोग करते हैं, यानी बॉडी मर जाए फिर उसको उसको कंज्यूम करेंगे। तो नेचुरल क्लीनर्स के रूप की तरह ये कार्य करेंगे, यानी कि कोई जानवर की मृत्यु हो गई है, उसको खा हुआ के खत्म करेंगे। उसके बाद डिकम्पोजर का और इसका बाकी लोगों का जो जीव है उनका काम नंबर आएगा। पहले ये अपना काम कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लो यार, वल्चर क्या करता है? यही तो करता है ना। चलो, क्लियर है। अब आप लोगों को अगर इतना आराम से पढ़ाया गया है तो अब आप लोगों को लग गया होगा कि भाई चीजें आराम से हो रही है। ठीक है, चलिए। घास के मैदानों में पेड़ पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के एक भाग के रूप में घासों का स्थान नहीं लेते, क्योंकि देखो, क्वेश्चन को बहुत ही ट्विस्ट करके पूछा गया है। सिंपल सा एकदम मतलब कहते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाता। लाइन बाय लाइन मिलाने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। घास का मैदान है, ये आपको पता है। पेड़ पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का एक भाग के रूप में घासों का स्थान नहीं लेते, यानी घास का स्थान पेड़ नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई?
हर जगह घास फैल सकता है, हर जगह पेड़ फैल जाएगा क्या? पॉसिबल है? तो यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात हो रही है, उत्तराधिकार, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये है क्या, पहले ये जान लेते हैं। आंसर ठीक है, ये आपको पता है, आग जल सीमा, जल सीमा और आग की वजह से ये घासों का स्थान नहीं ले सकते, पहले घास पहुंच जाएगा और ये होगा, ठीक है। बट पहले थोड़ा सा हम कुछ मेन मेन टर्म्स जान लेते हैं। ठीक है, तो यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इकोसिस्टम नेचुरल तरीके से प्रजातियों की संरचना में क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। स्ट्रक्चर में धीरे धीरे चेंजेस आएगा। तो ये प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, अब ये दोनों के एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, ये भी याद रखना, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। अब उसका वीडियो अनफॉर्चुनेट अब अवेलेबल नहीं है, अब मुझे नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अभी तो नहीं होने वाला, वो नवंबर के बैच में होगा अब, या अक्टूबर, जब भी देखा जाएगा। अब प्री के बाद तो मेंस का बैच चलेगा, है ना। ये भी हो सकता है कि प्री का बैच भी चल जाए, डिपेंड करेगा स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या है या कितने बच्चों को जरूरत है। वैसे अभी दिमाग में ये भी है कि जिन जिन अ, उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होगी, उसको अलग से मैं एक छोटा सा अमाउंट लेकर उसको, क्योंकि अब वीडियो अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से मुझे करवाना पड़ेगा। तो नए बच्चों के लिए भी होगा, तो जिनको, ऐसा तो नहीं है कि सभी क्वेश्चन में, सभी सब्जेक्ट्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी आप उसको दोबारा मेरे साथ कर सकते हैं, एक छोटा सा अमाउंट देकर। ठीक है, बहुत दिन तक केजरीवाल हो गया भैया ना, फ्री बीज हो गया, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। चलिए, तो प्राथमिक सक्सेशन, जब पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक एकदम क्लीन, नंगे स्थल का मतलब हुआ कि एकदम क्लीन, बिना उसमें कुछ भी नहीं है उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर में, वहां पे ये डेवलप हो। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इरप्शन हुआ, इरप्शन के बाद लावा जो मैग्मा जो है वो बाहर आया और बहने लगा, सब कुछ जला के तहस नहस कर दिया, अब उसमें कुछ नहीं है। वहां पे अगर डेवलप हो रहा है तो ये प्राइमरी होगा, यानी वहां पहले कुछ नहीं था, सब जल के खत्म हो चुका। दूसरा है सेकेंडरी, कि जब किसी पूर्व विद्यमान इकोसिस्टम में चेंजेस हो, जंगल में आग लगने के बाद फिर कुछ जीव या कुछ जो प्लांट्स थे वो बच गए, अब वो ग्रो कर रहे हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मयंक जी बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अभी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन आप वहां मेरे नोट्स में देखिएगा। एक अगर कॉपी बना रखा है, नोट्स बना रखा है, तो तुरंत आप लोग पलट के देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्शन जो सक्सेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और सक्सेशन की बात करेगा हम, तो चारागाह यानी जहां पे ग्रेजिंग होगा, पशु जो है वो चारागाह मतलब चरेंगे जहां पर, है ना। तो चारागाह इकोसिस्टम के उन क्षेत्रों में उत्तराधिकार की प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि ये पहला एग्जाम्पल है चारागाह प्राइमरी सक्सेशन का, जहां परिपक्व पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है, वन होते हैं। ठीक है, मेच्योर इकोसिस्टम बन जाएगा ये। लेकिन है ये चारागाह, यानी क्या, पहले तो सब कुछ खत्म कर दिया, खा के लोग, जानवरों ने इसको चर लिया। ठीक है, हर इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से भिन्न होता है, ये पता है। इकोसिस्टम का मतलब क्या, आम बोलचाल की भाषा में, मोहित कुमार जल्दी बताओ, एक लाइन में मुझे अगर बताना हो, एक शब्द में बताना हो कि भाई किसी को, एकदम लेमैन टर्म्स में, आम बोलचाल की भाषा में, किसी को जिसने कभी इकोसिस्टम का नाम ना सुना हो, उसको बताना हो, तो आप बताओगे क्या? सर, नदी का अपना इकोसिस्टम है, तालाब का अपना इकोसिस्टम है, घास का अपना इकोसिस्टम है, समुद्र का अपना इकोसिस्टम है।
यानी समुद्र के आसपास का क्षेत्र, वन के आसपास का क्षेत्र, घास के मैदान के आसपास का क्षेत्र, यही है ना इकोसिस्टम। और क्या है? तालाब का, तालाब और नदी एक है क्या? नहीं ना। बात समझ में आ रही है? हाँ। अगर ये सब चीजें जैसा मैंने बताया, अगर आप लोगों के दिमाग में ये सब चीजें आई हैं, तब तो आप सही डायरेक्शन में हैं। और अभी नहीं आई है तो बहुत दुखद ये सिचुएशन है फिर। ठीक है। मैं कोई भी मतलब शुगर कोट करके, बटर कोट करके नहीं बोलूंगा, है ना। एकदम बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो यदि उपयुक्त परिस्थितियां हो तो घास के मैदान अंततः वन में बदल जाएंगे। लेकिन कुछ फैक्टर इसके लिए, मतलब कुछ कारक जो है इस उत्तराधिकार को रोकते भी हैं, मतलब बीच में ऑब्स्टेकल भी आएगा। कभी वर्षा की कमी हो गई, कभी आग लग गया। जैसे पेड़ों को, जैसे जो फैक्टर है, पेड़ों को घास के मैदानों में बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है। घास सूखने पर आग पकड़ती है किसी जंगल, जिससे जंगल बनने से पहले ही पेड़ जल जाते हैं। जल सीमा भी कुछ वृक्षों में के विकास में बाधा डालती है। वे घास के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, पहले घास अपना पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, जल को पेड़ तक पहुंचने नहीं देगा। ठीक है। तो जल सीमाएं और आग पारिस्थितिकी सक्सेशन का के एक भाग के रूप में पेड़ों को घास के को बदलने से रोकती है। ठीक है। चारागाह के बारे में तो बात हो ही गई है। ठीक है। घास के मैदान, वन और वनों के बीच में संतुलन जो है जलवायु, आग और जलीय संसाधनों से प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है। कुछ क्षेत्रों में जल की अत्यधिक कमी या फिर वनों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट के कारण क्या है, घास के मैदान रेगिस्तानी इकोसिस्टम में, डेजर्ट इकोसिस्टम में बदल जाएगा। डेजर्ट इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम है, और आपका तालाब का ही पॉन्ड इकोसिस्टम, बोथ आर डिफरेंट। ओशियन इकोसिस्टम, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। तो घास के मैदान की मिट्टी जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों से भरपूर होती है और उच्च जैवमंडलीय उत्पादन प्रदान करती है। अच्छा, अब एक चीज और आप लोगों को थोड़ा सा लीक से हटके बता रहा हूँ। ये सब तो आप लोगों ने, अच्छा मयंक जी एंड सब लोगों ने पढ़ लिया है इसको, ये पूरा पीडीएफ खत्म हो चुका है? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, ठीक है। कुछ नया अप्रोच मिल पा रहा है आप लोगों को यहाँ आज की क्लास को करने से? आज की मतलब जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो कुछ अप्रोच समझ में आता है या नहीं, या कुछ क्लैरिटी आती है या नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा सा। आप, मयंक जी, हाँ, आपको करना कैसे है कि भाई, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, उन्हें वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, वर्ड का मीनिंग नहीं पता था कई बार। तो आप ऐसे वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, और मैं एक एक लाइन में लेमैन टर्म्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर वो क्या पूछा था डिम्पल जी आपने? एक वर्ड था, वो बर्फ में, एल्बिडो, एल्बिडो। ठीक है। और जैसे ही मैंने उनको बताया, तो उससे एक ये मतलब अब उनका कभी ये सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। एक मोहित ने पूछा था एक एक क्वेश्चन, कल या परसों पूछा था, हालांकि वो शब्द का अर्थ पूछा था उन्होंने। तो ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म्स अगर है, इकोसिस्टम, ठीक है, या मैंग्रोव, या फिर कुछ भी ऐसा जो टेक्निकल टर्म्स है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप उसका पूरा एक लिस्ट बना लो, आप मुझे भेज दो। राइटिंग फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर, क्योंकि आपकी हैंडलिंग कभी कभी समझ में नहीं आती है। इसलिए मैंने ब्लैंकेट का है क्या रखा है कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है
आप टाइप करके मुझे भेज दो। टर्म्स को अगर प्रोडक्टिविटी, इससे आप समझते क्या है, ये कर लोगे, क्वेश्चन जो गलत होने की जो चांसेस है ना, वो कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा बट कम जरूर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्पादकता में कमी के क्रम में, यानी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी में कम हो रहा है, प्रोडक्शन में कम हो रहा है, ठीक है, इकोसिस्टम का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी कि सब, देखो, कमी की बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की कमी की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? कम, सबसे पहले कम किसमें है, फिर उसके बाद कम किसमें है, फिर कम किसमें, और फिर सबसे, यानी सबसे कम के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ये सबसे लीस्ट में है और सबसे ज्यादा है प्रोडक्टिविटी। ठीक है। उत्पादकता का मतलब क्या है? ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, फ्लुएंसी, एनर्जी फ्लो की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं, ऊर्जा का प्रवाह जो है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण को, यानी एक चीज से, चूहा को कौवे ने खा लिया, कौवे को, या उस जैसे चूहे को, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ना बॉस। बकरी को मोहित कुमार ने खाया, तो ऊर्जा किसमें शिफ्ट हुई? मोहित कुमार में। क्लियर? और इसमें सब में 10% का हास नियम जाता है, ये पता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा वर्टिकल होगा, एक रेखीय होगा। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, बता रखा है मैंने। चलिए, हाँ, तो उत्पादकता पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास के उत्पादन की दर को मापती है, कि आपने कितना बायोमास जनरेट किया, उस रेट, प्रोडक्टिविटी का या प्रोडक्शन का दर को बताएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन को बताएगा कि कितना बचा। ठीक है। चलिए, तो प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वह दर होगी जिसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादक, उत्पादक कौन? जो एनर्जी को जनरेट करेंगे, पौधे और शैवाल। क्या पौधे और शैवाल एक है? जवाब है नहीं, दोनों का अपना अपना इकोसिस्टम होता है। तो ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं ये। इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा, एक जीपीपी और एक एनपीपी, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुल कार्बनिक पदार्थ उत्पादन की दर, और कुल, एनपीपी का मतलब कुल उत्पादन में से पौधे द्वारा उपभोग की गई, यानी श्वसन हानि को घटाने के बाद बची हुई ऊर्जा, यानी कुछ ऊर्जा तो भोजन बनाने में भी पौधे अपने लेंगे। तो जितना, अब इनका क्या है, पौधे की बात करें तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, सॉरी, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ठीक है। अब आप जरा सा समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, पर रात के समय में भोजन बनाते हैं क्या है पौधे? जवाब है नहीं, अमूमन पौधे नहीं बनाते। ठीक है, अच्छी बात है। तो रात के समय में वो क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। तो अब उस ऑक्सीजन की मात्रा जितना उन्होंने दिन में छोड़ा, ऑक्सीजन को का जो मैन्युफैक्चर किया, बनाया उन्होंने प्लांट्स ने, उससे डिडक्ट कीजिए जो रात में लिया गया, यानी दिन का में मान लीजिए कि एक 100 लीटर ऑक्सीजन बनाया गया एक प्लांट के द्वारा, और रात में 30% लिया गया, 30 लीटर ले लिया गया, तो प्रोडक्टिविटी कितनी बची इनकी? 70। क्लियर? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध का मतलब कब होता है? जब उसमें से कुछ डिडक्ट किया जाएगा। यही सेम फॉर्मूला आपका इकोनॉमी में काम आएगा। जीडीपी में क्या है? नहीं,
क्या NI? गुलाबशाल जी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी टोटल कितना उत्पादन का दर क्या रहा? गुलाबशाल जी NI का मतलब क्या है ये जरा बताइए। नेशनल इनकम कैलकुलेशन। अच्छा वो उसकी बात कर, नहीं नहीं नहीं, मैं वो, अरे बाबा ग्रॉस की बात हो रही है और नेट की बात हो रही है, ये दो शब्द आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी में भी, उसके टर्म्स में बात कर रहा था मैं। तो एनपीपी इज जो है, अगर निकालना है तो जीपीपी में से, इस कुल में से आपको आर को माइनस करना होगा। आर क्या है? श्वसन हानि। वो माइनस कीजिए, एनपीपी निकल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, महासागर में देख लीजिए, भूमि में देख लीजिए, नमक या दलदल और मैंग्रोव की बात कर ले, ग्राम कार्बन प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है। तो महासागर की उत्पादकता भूमि के से कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, लेकिन मैंग्रोव और नमक से अधिक होती है। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। डायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? महासागर में। डायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? मैंग्रोव में या महासागर में? यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है, अगर आपको यूपीपीसीएस का क्वेश्चन याद हो तो। ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वह दर होगी जब कंज्यूमर भोजन से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जैविक पदार्थ बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक यानी शाकाहारी मांसाहारी सब ऑमनिवोरस द्वारा ये संचालित होती है। ये आपने कर लिया। अब आपसे पूछा गया है, वापस आइए, उत्पादकता में कमी के क्रम में कम होते जा रहा है, तो सबसे कम क्या हो गया? प्रोडक्शन की बात हो रही है ना। महासागर में सबसे कम है और मैंग्रोव में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी हमें? दोनों वाइस वर्सा है, कंफ्यूज कहीं भी मत होइएगा। यूपीपीसीएस ने दो बार पूछा है, दो तीन बार पूछ रखा है इसको। क्लियर है? चलिए, कमेंट करके बताइए भाई, समझ में आया या नहीं आया। अब इकोसिस्टम में फूड चेन के संदर्भ में बात करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर यहां आ गया है समझ में, तो अब एग्जामिनेशन हॉल में सही होना चाहिए। ठीक है। चलिए, इकोसिस्टम में जो फूड चेन है उसके संदर्भ में बात हो रही है। फूड चेन, तो फूड चेन उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे को भोजन प्रदान करती है। अभी ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिया इसको। बिल्कुल सही बात। फूड चेन किसी प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है। अरे भैया, आबादी के भीतर कैसे होगी? एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, एक सांप दूसरे को खाएगा खाली? ऐसा तो है नहीं ना। एक कुछ सांप अपने ही प्रजाति को खाते भी हैं, लेकिन सभी तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ क्या क्या लिखा गया है? क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है खाद्य श्रृंखला किसी प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है। और जाहिर सी बात है, भीतर नहीं पाई जाएगी। खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीव की संख्या को दर्शाती है जिसे अन्य जीव खाते हैं। इन्हीं कुल मिला के आपका टॉपिक है फूड चेन। केवल एक सही है। ठीक है। अब जरा सा इसको देख लेते हैं, इसके डिटेल में। फूड चेन में एक प्राणी दूसरे प्राणी के तक पोषक तत्वों और ऊर्जा के क्रमिक स्थानांतरण ट्रांसफर कर किया जाता है। जैसे चूहा, चूहा से सांप, सांप से बाज, बताया था मैंने अभी ऊपर। घास है, उसमें टिड्डा रहेगा, टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक, मेढक को कौन खाएगा? सांप, सांप को कौन कौन खाएगा? चील या बाज। तो पोषक
जो स्तर है फूड चेन में प्रत्येक चरण को दिया जाएगा, यानी कुछ 10% वाला जो हास नियम है बताया था अभी आपको ऊपर में। किसी जीव का स्थान उसके पोषक स्तर को निर्धारित करता है। शीर्ष मांसाहारी यानी जो है श्रृंखला अंत में आते हैं, जो उत्पादकता से शुरू होती है, यानी जो शाकाहारी से स्टार्ट होते हुए मांसाहारी तक पहुंचती है। तो खाद्य श्रृंखला के जो प्रकार है, चारागाह खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला, ये दोनों अलग अलग हैं। चारागाह में क्या होगा, उपभोक्ता जो स्वयं खाद्य संचालन शुरू करेंगे, प्लांट अपना भोजन, घास अपना भोजन खुद बनाएगा, ठीक है। तो चारागाह खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेंगे। अपराध क्या करेंगे, इसी प्रकार खाद्य श्रृंखला चरने वाले भोजन से मृत और सड़ते हुए जानवरों या पौधे के शरीर पर, यानी प्लांट का जो प्लांट वगैरह का जो उसका ब्रांचेस है उसमें कार्बनिक पदार्थों से शुरू होगा वहां पे, और मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद खाने वाले जीवों को अपरद भक्षी या अपघटक कहा जाता है। ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा और पोषक तत्वों का रैखिक प्रवाह है, एक रेखा में, एक दिशा में, एक दिशीय होता है, ये याद रखिएगा, यूपीपीसीएस ने भी पूछा है। खाद्य श्रृंखलाएं एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाएगी, लेकिन सभी प्रजातियों में नहीं। मनुष्य मनुष्य को तो नहीं खाता ना भाई। हाँ, खून का प्यासा जरूर होता है, दंगा जरूर करता है। डायरेक्ट फॉर्म में तो खून नहीं पीता ना। चलिए, फिल्टर करके है ना, उसका एक्सप्लोटेशन करके करेगा। चलिए, खाद्य जाल प्रत्येक जीव की संख्या को दर्शाता है जिसे दूसरे जीव खाते हैं, या खाद्य श्रृंखला को नहीं क्या दर्शाता है, खाद्य जाल। क्लियर। थोड़ा सा मोहित कुमार जी, अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर लग रहा है आपको, या किसी को भी डाउट लग रहा है, मेरे नोट्स में पीपीटी में आप लोग को शेयर किया गया है, वहां जाके देख सकते। एक ज्योग्राफी की, अब इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होना है। ज्योग्राफी सैटरडे और संडे आप लोगों का ऑफ रहेगा, तो उसमें आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी। 2 दिन में इजिली आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और उसके बाद आइएगा, उसके बाद फिर मैं देख लूंगा। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा घेरे गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसके कार्यात्मक फंक्शनल भूमिका, फंक्शनल रोल का भी वर्णन करता है। इकोलॉजिकल नीचे की बात हो रही है, पारिस्थितिकी आला। आला क्या करता है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप है वो क्या आपकी धड़कन चल रही है कि नहीं, धड़कन को सुनता है ना। चलिए, इकोलॉजिकल नीचे, नीश कहते हैं उसको, है ना। नीचे मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, आला को कहना है, लेकिन नीश इसको कहा जाता है। ठीक है, पहले इस पर बात कर लेते हैं, ये है क्या, इकोटोन क्या है, फिर उस पर जाएंगे, एक एक टर्म्स में हम जाके थोड़ा सा बात करेंगे इस पे। ठीक है, देखिए, जब तक टर्म्स नहीं पता चलेगा आपको, आप टर्म्स क्लियर नहीं है माइंड में, क्वेश्चन हिलेगा नहीं आपसे। टेक्निकल शब्द डाले जा रहे हैं यूपीएससी द्वारा, आज से नहीं, पहले से ही। तो उसका हिंदी हो सकता है अलग अलग पुस्तक में अलग अलग हो, कहीं आला है, कहीं पद छाप भी दिया जाता है, कई बार पारिस्थितिकी पद छाप भी इसको कहा जाता है। तो भाई फुटप्रिंट, कई बार ऐसे अलग अलग यूपीएससी हिंदी के मामले में बहुत ही क्या कहें, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप इंग्लिश का टर्म्स भी याद रखिएगा, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
तो इकोलॉजिकल नीश क्या है? या केवल एक जीव के रहने का स्थान का वर्णन नहीं करता, बल्कि पूरी उसकी फंक्शनल रोल को भी परिभाषित करता है। यानी एक पूरे इकोसिस्टम में कितने प्रकार के जीव रह सकते हैं, तो इसमें खाद्य फूड का सोर्स क्या होगा, जीवों का दूसरे जीवों के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा, संबंध कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, पारिस्थितिक जो पर्यावरण जो इकोसिस्टम है, जिसमें कि परिस्थिति क्या होगी, उसमें कितनी पीएच मान क्या होगा, नमी कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, इन सब के प्रति उस सभी जीवों की सहनशीलता और संसाधनों का उपयोग शामिल होता है। सब कुछ डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसको सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? हचिसन ने इसको, जीई हचिसन ने परिभाषित किया था। ठीक है, तो कहते किसको है? इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आवास आला हैबिटेट नीश के, जहां पे जीव रहता है, जैसे मैंग्रोव जंगल में मगरमच्छ रहेगा। ट्रॉपिकल नीश, जीव क्या खाता है, किससे प्रभावित होता है। बाघ एक शीर्ष उपभोक्ता है। उपभोक्ता का मतलब अब बाघ को तो कोई खाएगा नहीं। हाँ, बाघ की जब डेथ होगी तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया वगैरह जो है वो उसको सड़ा गला देंगे, यही है ना। रिप्रोडक्टिव नीश, जीव कैसे प्रजनन करेंगे, कहाँ पे प्रजनन करेंगे। जैसे कछुए समुद्र में रहते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए कहाँ आएंगे? तट पे आते हैं, समुद्र में अंडे नहीं देते। फिजिकल और केमिकल नीश क्या है? तो तापमान, उसका जो नमी कितना होगा, मॉइस्चर कितना होगा, पीएच वैल्यू कितना होगा, एसिडिक है, बेस है ना। इकोलॉजिकल के प्रति वो कितना सहनशील है। जैसे कैक्टस जो है ये शुष्क वातावरण में रह सकता है, लेकिन दूसरा प्लांट लगाइएगा मर जाएगा। तो किसी भी दो प्रजाति का जो आला है नीश पूरी तरह से एक समान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट। दो अलग अलग प्रजाति है, उनका नीश जो है कैसे समान होगा? अलग अलग होगा ना। क्या क्रोकोडाइल और मछली एक है? रहते दोनों पानी में है, नहीं हो सकते ना। भूमि पर बाघ भी रह रहा है, शेर भी रह रहा है, लोमड़ी भी रह रहा है, क्या तीनों को एक मान लिया जाए? जवाब है नहीं, मैमल भी अलग है। तो दो प्रजातियों का आला अगर समान हो जाए, यदि दो प्रजातियों का आला यानी समान हो जाए, तो कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा के कारण एक प्रजाति को बाहर निकलना पड़ता है, यानी नहीं हो सकता। और हुआ तो एक जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो है प्रिंसिपल जो है गूस लॉ को बताता है, यही गूस लॉ है, इसको भी याद रखिएगा। ये इतना बेसिक है कि आप छोड़ के जाओगे, मुझे पता है, और यही आप गलती भी करोगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट था? हाँ ठीक है, मुझे अभी ध्यान आया कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, मैं डर गया था। चलिए, इकोटोन, ऊपर का स्टेटमेंट गलत है। उसके हिसाब से इकोटोन कहते किसको है? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच ट्रांजिशनल जो ये है, जैसे कि आप ये देखिए, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, यानी दोनों जगह की दो अलग अलग इकोटोन की का जो विशेषता है वो यहाँ पाया जाएगा। इकोटोन बीच का संक्रमणशील क्षेत्र है। तो मैंग्रोव समुद्री और स्थलीय जो इकोसिस्टम के बीच इकोटोन का प्रतिनिधित्व करता है। हैबिटेट की बात करें तो वहां पे जहां जीव अपना घर बनाता है। शेर का निवास स्थान घास का मैदान है, और उसका जो नीच है शीर्ष शिकारी का है, यानी सबसे टॉप में रहने वाला है। होम रेंज की बात करें तो जानवर
रेगुलर रूप से भ्रमण करता है वहां पे, वो उसका टेरिटोरियल होता है, हर जानवर का अपना टेरिटोरियल होता है, ठीक है, कई किलोमीटर तक फैला होता है, लेकिन वह उसका निवास स्थान जंगल ही होगा। क्लियर है? जैसे एक कुत्ता, आप ऐसे समझो, एक जो स्ट्रीट डॉग होता है वो दूसरे गली में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि दूसरा कुत्ता वहां बैठा है, वो उसका इलाका है। और कहते हैं ना, बॉलीवुड में डायलॉग है, शेर का कोई इलाका नहीं होता, शेर का पूरा जंगल होता है। बट पूरे जंगल में तो शेर नहीं रहता ना, शिकार करने के लिए वो पूरा उसका टेरिटोरियल है। क्लियर? चलिए। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठे पानी बर्फ के परतों के बीच में मौजूद है, ऑब्वियस है। और शेष मीठे पानी में से सबसे बड़ा जो अनुपात है वो कहाँ पे है? वो ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है। एक तो हो गया आपका बर्फ के रूप में, और जो बचा हुआ है वो ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर को हम क्या कर रहे हैं? कंटैमिनेट कर रहे हैं, उसको उसकी चोरी कर रहे हैं, निकाल के उसको मिसयूज कर रहे हैं, है ना? चलिए, जल संरक्षण टॉपिक से आया था, देख लीजिए। 97% जो हिस्सा जो है, ये तो खारा पानी पानी है, इसलिए ब्लू नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। लेकिन 97% जो है वो ओशन के कारण ये नीला दिखाई पड़ रहा है। फ्रेश वाटर तो 3% ही है, अलग अलग फॉर्म में है। तो सबसे ज्यादा जो मीठा पानी का जो वो है, अगर कैप की बात करें तो ग्लेशियर में स्टोर है वो। उसके बाद ग्राउंड वाटर में आएगा, नदियों में नहीं। नदियों में सोर्स क्या है? यही आइसबर्ग जब मेल्ट हो रहा है, वो नदियों में आ रहा है। चलिए, अब जरा सा देख लेते हैं। ग्लेशियर और बर्फ की जो कैप है, आइस कैप है सबसे ज्यादा। उसके बाद ग्राउंड वाटर 30%, फिर मिट्टी की नमी में, फिर मीठे पानी का झील, फिर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, और फिर नदी और जलधारा सबसे कम है। रट लीजिए इसको, नो इफ बट के साथ। नहीं तो आप एग्जामिनेशन में यही लगा के आओगे कि अरे नदियों में तो बहुत ज्यादा पानी होता है। ठीक है, तो भूमिगत जल, झील, नदियां हमारे ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का सोर्स है। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग करके, ड्रिप इरिगेशन है, रिचार्ज टेक्निक, ये सब जल संरक्षण के उपाय हो सकते हैं या होते हैं। अगर करें तो हो सकते हैं, मैंने इसलिए कहा कि अगर आप करेंगे तो। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में मीठे पानी के प्रदूषक के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसमें पॉल्यूटेंट के रूप में मौजूद है। ठीक है, अब ये हड़ताल क्या है पता नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। आंसर दिया गया है 135, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में है नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फ्लोराइड आपको पता ही है। ठीक है, यूरेनियम भी कहीं कहीं पे आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया जादूगोड़ा वाला ये इलाका, वहां भी कंटेमिनेट कर दे रहा है पानी। ठीक है, तो ये 3 और 5 तो हो गया, देखिए 3 5 यहाँ भी है, 3 5 यहाँ भी है, बाकी ये नहीं है। तो मैं तो ऐसे निकाल लेता। ठीक है, कि सब तो नहीं होगा, सॉर्बिटोल नहीं है तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो ऐसे निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को करना बहुत ही इजी है। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि टेस्ट जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, जो प्रैक्टिस सेट नॉट टेस्ट, उसमें एक ही तरह का क्वेश्चन होता है, ओनली टू, ओनली वन, उसमें सही दो सही एक गलत, या एक सही दो गलत, यही होता है।
मेरे मंथली मैगजीन में यही मिलेगा आपको। कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर मोनोटोनस हो जाता है, मैंने कहा ये आपके दिमाग का फितूर है, कि जो सबसे टफेस्ट तरीका है वो यही है, इसलिए मैं उसको बार बार दे रहा हूं, ताकि आप उस पर कमांड करो। एक बार आपका उस पर कमांड हो गया तो ये तो बच्चों वाला चीज हो गया, ये तो कोई भी कर लेगा। 80% तक इसको किया जा सकता है, 80 to 90% तक बच रहा है आपका। उस पे आप जैसे ओनली वन ओनली टू में क्या लगा लोगे, इसी क्वेश्चन को मैं कह दूं ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री ओनली फोर ओनली फाइव करके दिखाओ। तो जब तक एग्जैक्टली नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते। इसी को मैं टफ करके दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लो। ओनली वन यानी उनमें से कोई एक होगा, ओनली टू ओनली थ्री नन, या ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे बताओ, तो जब तक आपको क्लियर कट नहीं पता होगा, यहां से तो आपने इसको एलिमिनेट करके निकाल लिया, बहुत इजी हलवा। क्वेश्चन को अब उन्होंने ऐसे पूछ दिया, गुलाब शाह अलवी जी, आप देख लो आपके सामने है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कर पा रहे थे, इससे आप इस तरह से पूछ लो अगर मैं इस क्वेश्चन को, तो आपसे हिलेगा नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए। बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैं बार बार देता हूं। आई थिंक मयंक जी ये क्लियर हो गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन को देने का की वजह क्या है। चलिए, शंका का निवारण दूर हुआ मोहित कुमार। जल प्रदूषण, ठीक है। तो आरोप लगाना कि मोनोटोनस है, ये सब बोलना बहुत आसान है। एक टीचर में और एक स्टूडेंट में यही फर्क है। चलिए, मीठे पानी के पीने के पानी में मतलब आर्सेनिक फ्लोराइड यूरेनियम है, फ्लोराइड हो गया, बंगाल में आर्सेनिक हो गया। बताया था ना बंगाल के पानी में आपको उधर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ग्राउंड वाटर में प्राकृतिक और मानवीय कारणों से घुलकर ये जो तत्व होते हैं, दोनों प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे यूरेनियम प्राकृतिक कारण है, मानवीय कारण आपने ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग कर दिया तो वो सब घुलकर प्रदूषण को फैलाते हैं। तो फ्लोराइड यूरेनियम आर्सेनिक प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो ये वाटर बॉडीज के लिए अवांछित भी है और हानिकारक भी है। क्या क्या हो सकता है इन प्रदूषकों से, पढ़ लीजिए, रट लीजिए इसको। आर्सेनिक से कैंसर, त्वचा रोग, नर्वस सिस्टम जो आपका है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फ्लोराइड से हड्डियां और दांत, फ्लोरोसिस जो है कमजोर हो जाएगा। यूरेनियम से किडनी डैमेज होगा या कैंसर होगा। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है। सैलिनिटी होगी तो मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाएगी और पेयजल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, यानी कि पानी बहुत खारा हो जाएगा, है ना। आयरन से क्या होगा, जल का रंग बदलना या धातु विषाक्तता, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल प्रदूषण का जो सोर्स है वो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, सीवेज वाटर है और ऑयल स्प्लिट है, स्पिल्स है। यानी कि जो समुद्र में जो तेल, कच्चा तेल जो है, जो जला हुआ तेल वो बहा दिया जाता है कई बार। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि एक बैक्टीरिया बनाया गया है, इस बैक्टीरिया का नाम रट लेना बॉस। वो तेलों उस ऊपर में बैठे, वो जो जमा हुआ जो तेल है, जो लेयर है, उसको खा के खत्म कर दे रहा है। कुछ याद आया आप लोगों को? जल्दी बताओ, याद आया कि नहीं? अभी याद है कि नहीं ये नहीं पूछा मैंने। हाँ,
याद नहीं होगा ये मुझे पता है, दैट आई नो वेरी वेल। चलो, बड़े क्षेत्र में प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो आपने कीटनाशक मिला दिया पानी में और वो उर्वरक वगैरह जो है उससे, या गंदे नाले, और जो आपका शहरी अपशिष्ट है। ठीक है। सर्बिटॉल क्या होता है भैया? ये एक मीठा यौगिक है, ये जल प्रदूषक नहीं होता, एक मीठा यौगिक है ये सर्बिटॉल। ये पौधों में और फलों में पाया जाता है। ये लैक्टोस और औषधीय गुण के लिए जाना जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग मछली को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए किया जाता है। फसाई ने भी इसे बैन कर दिया है, पर ये जल प्रदूषक नहीं है। अब याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड का यूज कहाँ होता है? लाश को ताजा रखने के लिए भी किया जाता है। लोग इसको मांस को ताजा रखने के लिए कर रहे थे। इसीलिए कई बार उसमें उस तरह की महक भी आप देखोगे, अगर डेड बॉडी वगैरह अगर उससे आई है, उसको प्रिजर्व किया गया, तो बाद में आप देखोगे कि एक अजीब सा स्मेल आएगा डेड बॉडी से। 24 आवर्स के लिए, 2-3 दिन के लिए जो हॉस्पिटल में बॉडी को मॉर्चरी में रखा जाता है, तो उसमें से एक दुर्गंध आती है। वो लाश की नहीं होती, उस इसी केमिकल की होती है, फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, चलो। पुराने और प्रयुक्त यानी यूज्ड जो कंप्यूटर है, उसके कुछ उनके भागों में अनुचित या अंधाधुंध निपटारण के कारण, यानी कि खुले में निकाल लिया। अभी किसी ने पूछा था मुझसे कल या परसों कि कंप्यूटर के अंदर क्या सोना भी पाया जाता है? ज्योति जी शायद आपने पूछा था ये। तो ई कचरे के रूप में ये पर्यावरण में उत्सर्जित रिलीज हो जाता है अगर आप उन्हें खुले में जला दिया। या डिम्पल जी, किसी एक ने पूछा था मुझसे कि सोना निकाला जा सकता है, तो मैंने कहा था भैया ऐसे तो नहीं, आप इसके लिए बीमारी आपको पहले लगवाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो लैब लेके जाना होगा। चलिए, तो फिरोजा, कैडमियम, हेप्टाक्लोर, बुध, नेतृत्व करना, या प्लूटोनियम, क्या क्या चीजें हैं अभी इंग्लिश में देखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। बी दिया है इसका ऑप्शन 1 2 3, 4 छोड़कर 5 6, 1 2 3 4 छोड़कर 5 6, 7 ने भी 7 भी नहीं दिया है। ये दो नहीं है, बाकी सब हैं। फिरोजा, फिरोजा तो भैया वो उंगली में अंगूठी के रूप में पहना जाता है, लेकिन फिरोजा है क्या इंग्लिश में देखिएगा तभी पता चलेगा, है ना। यूपीएससी का हिंदी है। चलिए, ई वेस्ट की बात कर लें। किससे? लैपटॉप कंप्यूटर जो ई वेस्ट जिसको है, सॉलिड वेस्ट अलग है, ई वेस्ट अलग है। मोबाइल खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, कूड़े में बेच दिया, उससे लोग निकाल रहे हैं, कई महत्वपूर्ण धातु निकाल रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से या विद्युत उपकरणों से जिसे त्याग दिया गया उससे जनरेट होगा। ठीक है। तो इसका पहला ई कचरा क्लिनिक जो भोपाल में स्थापित किया गया था। ठीक है। ई कचरा में मौजूद हानिकारक तत्व पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा है। क्या क्या कंपोनेंट इसमें है, ई कचरा के सोर्स क्या क्या है, ये आपको रखना पड़ेगा। रट लो इसको। क्या क्या चीजें निकल रही हैं, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको रटना होगा। ठीक है। तो हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक है। ठीक है। इसके तहत प्रतिबंधित, इसमें 12 जो है परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी शामिल है। ये पीसीएस के लिए कर लेना, पीसीएस में आ जाएगा ये लो मैंने लिख दिया। प्लूटोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसे परमाणु बम बनाने में यूज किया जाएगा। हो गई बात खत्म। बैटरी में निकल होता है, लिथियम आयन बैटरी, बैटरी हो गया। मदरबोर्ड में फिरोजा, बेरिलियम, देखो अभी बेरिलियम दिया होता तो समझ में आता, फिरोजा बोल दिया, मुझे हिंदी में दिक्कत थी, है ना। सेमीकंडक्टर में कैडमियम होता है। पीवीसी ग्लास पैनल की बात करें या कंप्यूटर मॉनिटर की बात करें, उसमें लेड पाया जाता है।
पानी में अगर लेड घुल गया, मछलियों के थ्रू आपके अंदर बॉडी में चला गया, है ना। चलिए, सर्किट बोर्ड वगैरह जो है, चलिए ये सब रट लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ रट लीजिएगा, मतलब कि अब आज के आज ही रट लो, कल पर मत छोड़ना। कल किसने देखा। एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, और तीसरा है पीवाईक्यू, चौथा है सी सैट। अपना टारगेट अब ऐसे बनाइए, लिख लीजिए इसको, दिमाग में फिर नहीं रहेगा। आज से ये तरीके से चलिए ऐसे। शेखर जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर, इकोनॉमी एंड पॉलिटी में, इकोनॉमी का जो मैंने ईयरली, पूरा ईयरली कंपाइलेशन दिया है और एनवायरनमेंट का दे रखा है, उसको याद कैसे, रिटेन कैसे रखें। तो 50 दिन अगर मान लीजिए कि ईयरली वाला दिया गया है, 50 डेज बचा हुआ है, तो 40 डेज तो आप ये कर सकते हैं, इसको आप आराम से पढ़ा जा सकता है उसको थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन 10 दिन, लास्ट का जो 10 डेज है, इसकी रणनीति बिल्कुल अलग होगी। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा करंट अफेयर का। जो करंट अफेयर मैगजीन भी पढ़ सकते हैं आप, मंथली मैगजीन, या फिर दो सब्जेक्ट का जो मैंने दिया उसका आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा लास्ट के 10 दिन। आई रिपीट, लास्ट के 10 डेज ये काम कीजिएगा। 40 डेज तक तो आप करंट अफेयर पूरा खत्म कीजिए। ऐसे भी खत्म हो चुका है, रिवीजन तो हो ही चुका है। अब जनवरी लगा दूंगा आज, और 3 दिन के बाद फैब, बात खत्म। फैब का इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी फैब आपको देना है, इसी वीक में आप लोगों को फैब मिल जाएगा। क्लियर। चलो, एसिड रेन पर्यावरण प्रदूषण का क्या कारण बनती है, बताओ। कई बार मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो ये कब होगा भाई। एसिड रेन का मतलब कि पीएच का जो स्तर है, एसिड रेन का जो ये होगा एसिडिक में, ये 4.2 से 4.4 के बीच में होगा, यानी 7 से कम होता है ना। 7 से ज्यादा होगा तो बेस होगा, क्षार होगा, है ना। तो यह तब होगा जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो ऑक्साइड है, नमी, वायुमंडलीय नमी और अन्य रसायनों के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही है इसका, रख लेना। चलिए, मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचा देगा। बैक्टीरिया अपने एक्टिवेट, उसकी जो गतिविधि है उसमें कमी आ जाएगी, वन पौधे की वृद्धि बाधित होगी, फूड चेन प्रभावित होगा, जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है, धातुओं का क्षरण हो सकता है, ऐतिहासिक इमारत वगैरह जो है, ताजमहल वगैरह का अक्षय हो सकता है, पीला हो सकता है। कहाँ से ये जनरेट होगा। PM10 और PM2.5, ये वाहन से, वाहन का जो धुआं है, बिजली संयंत्र से, निर्माण गतिविधियों में, यानी आप बड़े भवन बना रहे हैं, है ना, उसमें, उद्योग में, यहाँ जनरेट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वाहन और निर्माण गतिविधियों को पर रोक लगाई जाती है ना। कई बार बता चुका हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गाड़ियों से, फैक्ट्री और बिजली संयंत्र से, में जब आप कोयला जलाते हैं तब ये जनरेट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड वही जीवाश्म कोयला जलाइए, धातु को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्र होगा तब होगा। ओजोन, ये सूर्य के प्रकाश में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये बनेगा, वाष्पित से रिएक्शन करके। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध, इसके बीच में प्रतिक्रिया का परिणाम। तो सूर्य की उपस्थिति में NO2 और ओजोन, ओ सॉरी O3 जो है, और
पैराक्सीसिटाइल नाइट्रेट, इन तीनों की रिएक्शन का परिणाम होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं इसको, है ना। तो ये भी समर स्मॉग भी इसको कहा जाता है। ये तब बनेगा जब पैन पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ओजोन, ओजोन ही है ये, सॉरी, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ये सूर्य के प्रकाश में आपस में रिएक्शन करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रदूषक इसमें शामिल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है इसमें शामिल होते हैं। आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? जल्दी बताओ कमेंट करके, यस और नो, राइट और रॉन्ग। सो गए? अब तक कमेंट आ जाना चाहिए था। आप लोग हो या सब लोग सो गए? अरे किसी का ये नहीं आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं, फोटोकेमिकल स्मॉग में प्राइमरी और सेकेंडरी प्रदूषक शामिल होते हैं, स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? लो, रॉन्ग किसने कहा? गुलाबशालवी जी, लगता सेवैयां ज्यादा हो गई हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग में प्राइमरी और सेकेंडरी प्रदूषक शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात। फिर चलिए, तो वाष्पित कार्बनिक यौगिक की वजह से ये बनता है बेसिकली वाहनों और जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है उससे निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs की वजह से ये बनेगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश इन गैसों पर पड़ेगा और जो एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होगा जिससे कि ओजोन और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है अन्य हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होंगे। क्या क्या होगा इससे, प्रभाव क्या पड़ेगा? ओजोन की और पौधे और फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। इमारत और अधोसंरचना का या ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन करेगा, बिल्कुल करेगा। आंखों में जलन होगा, फेफड़े में की कार्य, सांस लेने में कठिनाई होगी ना बॉस। रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब हो जाएगा, है। तो प्रमुख प्रदूषक क्या क्या है और क्या क्या चीजें क्या जनरेट करेगा ये? NO2, डाइऑक्साइड, VOCs, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन बनाते हैं ये, ओजोन, फोटोकेमिकल स्मॉग सांस लेने की समस्या को बढ़ाएगा, पैन आंखों में जलन, फसलों को नुकसान और वायुमंडलीय प्रदूषण में वृद्धि करेगा। ठीक है, चलिए, अनाज और तिलहन के अनुचित रखरखाव, ठीक से आपने रखी, उसको स्टोर नहीं किया, तो परिणाम स्वरूप एफ्लेटॉक्सिक टॉक्सिन नामक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होता है जो आमतौर पर सामान्य खाना पकाने की प्रक्रिया में नष्ट नहीं होता। एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? अब ये सांचा दे दिया है, देख लीजिए, इस सांचा का मतलब क्या है भाई? चलिए, अब ये यूपीएससी का हिंदी है ना, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। एफ्लाटॉक्सिन और कवक, फंगी एंड एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन फंगी द्वारा उत्पन्न होता है, ये फंगी है, ठीक है, फंजाई जिसको कहते हैं ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने यूपीएससी का इंग्लिश नहीं देखा तो आपका फिर दिक्कत है आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक, ओके गुलाब शाह जी। चलिए, ये मुख्य रूप से क्या है? एस्परगिल्स फ्लेवेक्स, फ्लेवस और एस्परगिल्स पैरासिटिकस,
नामक फफूंद द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। फफूंद लिख देता तो क्या दिक्कत थी, है ना। चलिए, ये खाद्य पदार्थों को प्रदूषित संदूषित कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं, और मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो ये मूंगफली, सोर्स क्या है, मूंगफली, मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन, बादाम, अखरोट, काजू, सड़ गया अनाज, विषाक्त हो गया। डेयरी प्रोडक्ट में यदि पशु संदूषित चारा खाते हैं तो दूध में भी ये आ जाएगा, उनके दूध में भी। सूखा हुआ नारियल और मसाले में भी ये मिल जाएगा आपको, रट लीजिएगा। बहुत ही बेसिक सा है, इतना बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ नुकसान नुकसान पहुंचाएंगे, लीवर कैंसर कर देंगे, हेपेटाइटिस बी का से लीवर सोरेसिस का खतरा बढ़ जाएगा। बच्चों में उनकी हाइट वाइट जो है मानसिक रूप से ये उनका ग्रोथ रोक देगा ये। वीकेंड इम्यूनिटी यानी कि बहुत इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, पेट खराब हो सकता है। गर्भावस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आ सकती है ना। इसीलिए भंडारण के लिए अनाज को सूखी, ठंडी और हवादार जगह पर रखें। नमी 13% से कम होनी चाहिए, ये रट लीजिए, टीसीएस वगैरह में पूछ लेगा। सुनिश्चित करें कि भोजन ताजा हो और उसमें फफूंद ना हो। गर्मी में जल्दी से खाना खराब होता है। कोशिश कीजिए कि फ्रिज में रखना है, और उतना ही खाना बनाइए जितना खा सकें, फ्रिज की भी जरूरत ना पड़े, है ना। चलिए, कुछ चीजों के लिए फ्रिज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। चलिए, एफ्लाटॉक्सिन मेरे जैसे लोगों के लिए। चलिए, एफ्लाटॉक्सिन के लिए खाद्य पदार्थों का नियमित जांच वांच करना आप करते रहिए, ठीक है। चलिए, चीनी उद्योग के बाय प्रोडक्ट की उपयोगिता के रूप में कौन सा कथन सही है। चीनी उद्योग, देखिए यूपीएससी ने फिर से चीनी पूछ लिया, चीनी, गन्ना, कपास पूछता है यूपीएससी, है ना। चलिए, खोई का उपयोग, खोई का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोमास ईंधन के रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। शीरे का उपयोग सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है, सिंथेटिक रसायन का के लिए। सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, कृत्रिम रूप से बनाना। गुड़ का उपयोग इथेनॉल के रूप में किया जा सकता है। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। गुड़ में किया जा सकता है, केमिकल फीड स्टॉक के रूप में नहीं किया जा सकता। ये नहीं होगा, बाकी होगा। अब इसी को ही ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री कर दिया, या ऑल ऑफ द अबव, सभी। डिम्पल जी, ज्योति जी, कुछ समझ में आई चीजें। कुछ चीजें समझ में आई या नहीं आई। डिम्पल जी नहीं है, वाह। डिम्पल जी कहाँ चले गए। हाँ, समझ में आई चीजें। ये नहीं, यही हूं नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। ओनली वन ओनली टू वाला गेम समझ में आ रहा है आपको। ये गेम समझ लीजिए, यूपीएससी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों का पैटर्न क्या होगा, 2011 से पढ़िएगा, जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिएगा 11 से स्टार्ट कीजिएगा, 24 तक जाइएगा, ऐसे। तो मेरी बात क्रॉस चेक भी हो जाएगी कि कितना परसेंट आप लोगों का जो मैं कह रहा हूं कि पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा, जितना मैंने डिटेल दे दिया है। इसका फीडबैक अभी तक किसी ने नहीं दिया है, जरा सोच के देखिए। ठीक है मयंक जी, इकोनॉमी करना था आपको, इकोनॉमी आपने अभी तक नहीं दिया। ठीक है ना। चलिए, इसमें सबसे ज्यादा ईमानदार या
एफर्ट लगाया है इन्होंने, डिम्पल जी ने ज्योग्राफी कंप्लीट करके दे दिया। चलिए, चीनी उद्योग में उत्पादन में खोई और गुड़ बनाया जाता है, ठीक है ना। चीनी से गन्ने से यही बनेगा, ठीक है। तो इसका जो बच गया उसका जो वेस्टेज है वो पशु के चारे, बायोफ्यूल और फूड प्रोसेसिंग में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो उसको जला के आप बिजली बना लीजिए। गुड़ रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए हटाइए, खोई का यूज क्या है वो देख लेते हैं। गन्ने का रस निकालने के बाद बचेगा, रिश्तेदार होगा, सूखा हुआ होगा, सुखा के इसको जला सकते हैं, बिजली उत्पन्न करा सकते हैं, इथेनॉल के उत्पादन में भी किया जा सकता है, यानी जैव ईंधन के रूप में इसका उपयोग हो सकता है। अब यही कागज, बोर्ड, लुगदी में के उत्पादन में भी इसका यूज हो जाएगा, लकड़ी का विकल्प हो सकता है। गुड़ और एंजाइम के साथ फर्मेंटेशन करके पशुओं के चारे में इसका यूज किया जा सकता है। गुड़ एक सिरप है, गन्ने या चुकंदर से चीनी को परिष्कृत करने में के बाद बनेगा, इम्प्रोवाइज करने के बाद बनेगा। इसमें विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीज होते हैं। ब्राउन शुगर भी कहा जाता है, बेकिंग और खाना बनाने में इसका यूज हो जाएगा, है ना। एथनॉल उत्पादन में होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। जीव जंतु और भारत, भारत में ये क्या है भाई, क्वेश्चन ठीक है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा डिम्पल जी। भारत पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चमड़े की पीठ वाला कछुआ और दलदली हिरण, कौन कौन सा इसमें भारत में मतलब संकटग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 चल रहा है हमारा, उसका 13। अब आप देख लीजिए 13 है या फिर जो भी अलग अलग नंबर हो सकता है इसमें। हाँ, कुल मिला के भारत में, मुझे लगता है भारत के संदर्भ में पूछा गया है, जीव जंतु कौन से जीव जंतु जो है ये संकटग्रस्त है, तीनों हैं। अब थोड़ा सा तीनों के बारे में जान लेते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, है ना, खारे पानी में रहेगा, साइट में तीनों ही, साइट के परिशिष्ट एक में, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है उसके अनुसूची में लिस्टेड है फर्स्ट में। ये लिस्ट अब 4 हो चुकी है 6 की जगह, ये ध्यान रखिएगा। घड़ियाल जो है भारत में के निम्न जीवों पर, अच्छा ये है, इसी को टाइप करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। भारत के निम्न जीवों पर विचार करना, विचार करना था, विचार करें, ठीक है। कौन कौन संकटग्रस्त है। घड़ियाल की बात करें तो यह एशियाई मगरमच्छ की एक विशिष्ट प्रजाति है। पहचान कैसे करेंगे, लंबे और पतले थूथन होगी इसकी, ठीक है। भारत और नेपाल की नदियों में पाया जाएगा, IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, साइट में भी ये लिस्ट में 1 पे है, यानी व्यापार नहीं हो सकता इसका, ठीक है। भारतीय का जो वन संरक्षण अधिनियम 1972 का, उसकी अनुसूची 1 में शामिल है। मगरमच्छ, घड़ियाल अलग है, ठीक है। चलिए, मगरमच्छ मीठे पानी में रहने वाला है मगरमच्छ, IUCN में वनरेबल है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देखिएगा, घड़ियाल, मगरमच्छ अलग है, ये भी लिस्टेड है इसमें, साइट में व्यापार नहीं हो सकता, ये भी सेम चीज है। खारे पानी का मगरमच्छ, एक मीठे पानी का मगरमच्छ और एक खारे पानी का, ये सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है, अंडमान निकोबार सुंदरवन में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यू पापुआ गिनी में पाया जाएगा, दोनों में जीवित रह सकता है ये। लीस्ट कंसर्न में है, यानी चिंता करने की कोई बात नहीं है, साइट 1 में है, यानी कि अभी भी आप इसको, भारत अगर हम इसकी बात करें इसमें लिस्टेड है, लेकिन भारत में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ गिनी की आबादी साइट के परिशिष्ट 2 में शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे कुछ मामलों में इसका व्यापार या कुछ इसका, इसको किया जा सकता है कुछ हद तक, है ना, इन देशों में, भारत में नहीं।
क्लियर है? चलिए, सितारा कछुआ, स्टार जो आपका टर्टल्स है, मॉनिटर, गोदिका, पिग्मी हॉग और मकड़ी बंदर। ठीक है, अब सबके नाम इंग्लिश में देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राकृतिक रूप से भारत में कौन कौन पाया जाता है? तो ये स्टार कछुआ भी पाया जाएगा, मॉनिटर, गोदिका और पिग्मी हॉग भी। चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है भाई, ये इनका स्टेटस क्या है। ठीक है, ये मकड़ी बंदर जो है, ये भारत में नहीं बल्कि मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आईयूसीएन में भारतीय स्टार कछुआ की बात करें तो वनरेबल है। मॉनिटर छिपकली की बात करें तो विशेष प्रजाति के आधार पर इसकी स्थिति जो है वो भिन्न पाई जाती है, भिन्न होती है, सॉरी। पिग्मी हॉक की बात करें तो ये गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, स्पाइडर मंकी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है लेकिन भारत में पाया ही नहीं जाता। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। स्टार टॉर्टोइस की बात करें तो इसके इसकी आकृति में स्टार एक पैटर्न बना होता है इस टाइप से, स्टार है ना, स्टार की तरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइस है, जमीन पर रहता है, जल में नहीं, ये जमीन पे ही रहेगा। इसकी खासियत ये है कि जमीन पे रहता है, ये स्थलीय कछुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? लगभग सब जगह पाया जा रहा है, मोटे मोटे, है ना। पाकिस्तान, श्रीलंका में भी मिलेगा। वनरेबल है, असुरक्षित है अभी। साइट में अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स 1 में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है इस पे। अनुसूची 4 में रखा गया है इसको भी। वन्यजीव खतरे की बात करें तो नियर लीगल कोचिंग पेट जानवर के रूप में इसकी तस्करी होती है, इसलिए खतरा है। और इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी जंगल हम काट रहे हैं या फिर जो उसके आवास का क्षरण हो रहा है। हिंदू धर्म में पवित्र माना गया, कई धार्मिक अनुष्ठान में इसका उल्लेख मिलता है। कहीं भी अगर घर बनाया जा रहा हो तो पहले कछुआ और मछली दोनों भूमि के अंदर चांदी का डाला जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। चलिए, शाकाहारी होता है, हर्बीवोरस होता है, मांसाहारी नहीं होता जो। चलिए, स्टार इसकी बात हो रही थी। ठीक है, मॉनिटर लिजर्ड, अरे यार छिपकली की बात हो रही थी, देखो, है ना। गोदिका, अब ये गोदिका मैं क्या करूं इसका। बड़ी छिपकली है ये, 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती है, मजबूत पंजे और लंबी पूंछ के लिए इसकी खास पहचान है। लड़कियों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये खतरनाक जीव है, डायनासोर टाइप का, जिसको देखकर लड़कियों की जान निकल जाती है ना। अरे बाकी लोग कहाँ चले गए? चलिए, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में व्यापक रूप से पाया जाएगा। शुष्क क्षेत्र से लेकर मैंग्रोव वन तक पाया जाएगा। लीस्ट कंसर्न कंसर्न है। ठीक है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अनुसूची 1 में है, यानी उच्चतम संरक्षण की बात होती है। किसी भी जीव जंतु को या प्लांट को अगर शेड्यूल 1 में रखा गया है, इसका मतलब कि उचित संरक्षण उसको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अवैध शिकार होगा औषधीय गुण वगैरह के कारण, ठीक है, इसका शिकार हो जाता है। मांसाहारी होगा, छोटे मोटे जो रेंगने वाले पक्षियों के अंडे वगैरह सब खा लेता है ये। तैराक भी होता है, पानी में तैर भी सकता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, ये दीवारों पे पाए जाने वाला छिपकली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये वही है क्या? 1.5 मीटर तक लंबा नहीं हो सकता ना, पहले समझिएगा। चलिए, पिग्मी हॉग, छोटा सुअर है, 25 से 30 सेंटीमीटर का होगा। असम में ये पाया जाएगा, वही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और भारत में ये शेड्यूल 1 में है, 1972 का अधिनियम में। ठीक है, टॉल जो ग्रास लैंड का क्षरण हो रहा है, इसकी वजह से ये वहां रह नहीं पा रहा है अब। ठीक है, ये सुअर
प्राचीन प्रजाति है, हजारों वर्ष से अस्तित्व में है। पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम भी असम में इसको बचाने के लिए चलाया जा रहा है। स्पाइडर मंकी की बात कर लें तो लंबी पूंछ होगी, पतले इसको देख लीजिएगा एक बार, मकड़ी जैसा लुक देगा ये। ज्यादातर ये पेड़ पे ही बिताएगा ये अपना, और बेरियल होता है ये, नहीं पेड़ों पे ही रहेगा हमेशा। बाकी बंदरों की तरह ये जमीन पे नहीं आएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा। भारत में ये स्वदेशी नहीं है, नेटिव नहीं है, एंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स 1 में साइट के जो लिस्ट है इसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध रहेगा। जंगल की कटाई हो रही है इसलिए उसका आवास नष्ट हो रहा है। इसको पेट के रूप में पाला जाता है, तो ये भी अवैध शिकार हो रहा है, इसकी वजह से भी इनकी संख्या कम हो रही है ना। चलिए, पूंछ जो है इसकी इतनी मजबूत होती है कि पूंछ को लपेट कर पूरे उल्टे लटक सकता है। फलाहारी होता है, फल पे ही रहेगा, डिपेंड करेगा मुख्य रूप से। ये आपका कहाँ कहाँ पाया जा रहा है ये फ्री के लिए लास्ट मोमेंट में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दरियाई घोड़ा, समुद्री घोड़ा और समुद्री शेर, ठीक है। कौन कौन सा स्तनपायी है, मैमल है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। दरियाई घोड़ा और समुद्री शेर। समुद्री घोड़ा जो है, सी हॉर्स जो है, ये मछली का प्रकार है, ठीक है। समुद्री गाय या डुडोंग, ये शाकाहारी है, समुद्री घास पर निर्भर रहता है। डुडोंग मेरिन मेरीन इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसकी संख्या घटती जा रही है। समुद्री घास जो है वो कम हो रही है, इसलिए फूड चेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। IUCN की लिस्ट में ये वनरेबल है, संकटग्रस्त है। भारत में कहां कहां मिलेगा आपको ये डुडोंग? मन्नार की खाड़ी, पाक ऑफ बे ऑफ पाक, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। 30 से अधिक देशों में पाया जाएगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, पैसिफिक ओशन में भी पाया जाएगा, इंडियन ओशन में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो समुद्री गाय इंस्टेलर सी काउ एक ही परिवार के डुगो डिंगो गिडे से संबंधित है, ठीक है। स्टेलर समुद्री गाय 18वीं शताब्दी में शिकार करके इसको सफाया कर दिया गया था, मतलब मार दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, ठीक है। सी लायन की बात करें तो ये मांसाहारी होगा और छोटे मछली और अन्य जीवों को खाएगा ये, ठीक है। मांसल इसका मसल काफी ऊर्जावान होगा, बड़ी जिम वाला शरीर होगा इसका, है ना, ऐसा कुछ, मजाक कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, भारत में नहीं पाया जाता ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पाया जाएगा, ठीक है। सी हॉर्स हड्डीदार मछली है, आपको मैंने बताया था अभी, मछली होता है ये, ठीक है। चलिए, शैलो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जगह पे पाया जाएगा। समुद्री घास के बिस्तर, श्री ग्रास बेड्स, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स, इसका आश्रय कहाँ मिलेगा? तो ये वहां मिलेगा, ठीक है, इन सब स्थानों में। पैसिफिक ओशन में भी इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान होते हैं, यानी कि नर जो समुद्री घोड़ा होता है, मेल सी हॉर्स जो है, गर्भ धारण करके शिशुओं को जन्म देता है। नर जन्म देता है, मेल, फीमेल नहीं, ये ध्यान रखिए। डुडोंग बनाम मैनिटी, ठीक है। इसकी बात कर ले तो ये समुद्री स्तनधारी है, शरीर अधिक गोल और पूंछ चपटी होगी इसकी। डुडोंग की पूंछ डॉल्फिन जैसे कांटेदार होगी। मांटी की पूंछ चपटी चक्र होती है। दोनों में अंतर क्या है? डुडोंग केवल समुद्र में पाया जाएगा, मांटी मीठे जल पानी दोनों में रह सकता है, खारे में भी रह सकता है। समुद्री घोड़े का संरक्षण, तो इसका औषधीय उपयोग और व्यापार के कारण कई प्रजातियां संकटग्रस्त है। IUCN में ये वनरेबल है और कुछ इंडेंजर्ड श्रेणी में रखी गई है, दोनों श्रेणी में भी है सी हॉर्स, है ना।
कुछ श्रेणियां। क्लियर है? जल्दी बताइए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, दो क्वेश्चन क्या है बचा हुआ है, पेंडिंग है। कौन सा पेंडिंग है? कौन सा पेंडिंग है भाई? मैं समझा नहीं। कौन सा दो क्वेश्चन है? अच्छा नहीं, इसको इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले जितना कराया मुझे पता है ना बॉस, कहाँ पे आप अटकोगे, इसलिए आराम आराम से करवा रहा हूं, ताकि मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। ठीक है, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।